हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली आप बहुत ही अच्छे होंगे। अपनी तैयारियों की तरफ बेटे फोकस कीजिए, क्योंकि अब जो है ना एग्ज़ाम आपके सभी के सभी ऑफलाइन ही होने वाले हैं। ठीक है, पढ़ाई जितनी आप करेंगे उतना ज़्यादा ही आप सक्सेस गेन करेंगे। हम पढ़ रहे हैं एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स के बारे में। एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स का हम आज सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने नेचर एंड स्कोप पढ़ा था कि जो हमारा पर्यावरणीय अर्थशास्त्र है उसकी प्रकृति और उसका क्षेत्र क्या रहेगा। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ये है लिंकेज बिटवीन एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी, कि जो हमारा एनवायरनमेंट है और जो हमारी इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था है, इन दोनों का आपस में क्या इंटरकनेक्शन है। क्या इन दोनों का कहीं ना कहीं आपस में कनेक्शन हो सकता है? यदि हम सोचे तो हमें ऐसा लगता है, अरे ये कैसे पॉसिबल है, इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन होगा। लेकिन नहीं, ये पर्यावरण और अर्थव्यवस्था ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं। आप एग्जाम्पल आप देखिए कोविड का ही। कोविड में क्या था कि एक वायरस था जो एक हर पर्सन को कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करके मतलब कम्युनिकेबली एक दूसरे के साथ फैल रहा था। तो एनवायरनमेंट में ही एक वायरस आ गया जिसकी वजह से सारी की सारी अर्थव्यवस्था का ढांचा जो है ना वो बिल्कुल बिगड़ गया। इसी तरीके से आज हम जो है ना इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे कि कैसे कैसे एनवायरमेंट और इकोनॉमी का एक दूसरे से कनेक्शन है। यहाँ से ये पूरे आपके फुल फ्लैश नोट्स हैं, आप चाहें तो इनको यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। यदि आप मेरे से लेना चाहती हैं तो मुझे एक मैसेज कीजिए व्हाट्सएप में, वो उस पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको वहाँ पर भी प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, तो बात करते हैं एनवायरमेंट और इकोनॉमी की। जो ये एनवायरनमेंट पर्यावरण और अर्थव्यवस्था है, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से बहुत क्लोजली रिलेटेड है। एनवायरनमेंट में हर व्यक्ति जो भी लिविंग है उसको अर्थव्यवस्था में सरवाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा एक दूसरे की ज़रूरत होती है। हर लेवल पर आपको एनवायरनमेंट की भी ज़रूरत होती है और हर लेवल पर आपको इकोनॉमी को भी देखकर चलना पड़ता है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट और इकोनॉमी का आपस में क्या कनेक्शन है, इसको स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वर्ड एनवायरनमेंट क्या होता है। ठीक है, एनवायरनमेंट वर्ड जो है ना ये फ्रांसीसी लैंग्वेज का एक शब्द है एनवायर, इससे लिया गया है। एनवायर का मतलब होता है घेराव, कि कोई एक ऐसी चीज जिसने हमें चारों तरफ से घेर रखा है उसको एनवायरनमेंट कहते हैं। ठीक है ना, तो एनवायरनमेंट का मतलब है कि बायोस्फीयर इज अ थिन स्किन ऑन द अर्थ सरफेस ऑन विच लाइफ एग्जिस्ट, कि एक अर्थ के चारों तरफ एक ऐसी सरफेस है, पतली सी सरफेस, जो हमें मतलब हमारी लाइफ को पॉसिबल बनाती है। ठीक है, पर्यावरण की मतलब ये जो परिभाषा है ये हमारे हर रूप में मतलब हर जो भी कोई है, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो पशु पक्षी है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पेड़ पौधे हैं, एनर्जी है, सभी रूपों के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। इसमें हमारे सारे जो रिसोर्सेज हैं, सारा हमारा मतलब लैंड एरिया है, सारा हमारा वाटर एरिया है, सभी इसमें शामिल हैं और कहीं ना सही कहीं सभी का एक दूसरे से कनेक्शन होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट के जितने भी हमारे जितने भी हमारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी हमारे कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, सभी एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। एनवायरनमेंट से मतलब है वो एक्सटर्नल कंडीशंस जिनके इफेक्ट से जो हमारा जीवन है वो प्रभावित होता है। उन सारी एक्टिविटीज़ को, उन सारी कंडीशंस को हम पर्यावरण कहते हैं। यहाँ पर पाक की डेफिनेशन है, पर्यावरण उन परिस्थितियों का एक समूह है जो किसी स्थान पर किसी भी समय किसी भी मनुष्य को घेरे रहता है। यानी कि कोई भी ऐसा एक ऐसी कंडीशंस जो किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस पर किसी भी एक टाइम पे जहाँ पे सभी मनुष्य जो है ना उसके घेरे में रहते हैं, उसकी सुपरविजन में रहते हैं, उसको जो है ना हम एनवायरनमेंट कहते हैं। एनवायरनमेंट के बेसिक फीचर्स क्या क्या हैं? सबसे पहले कि एनवायरनमेंट जो है ना उस प्लेस
में रहने वाले सभी, चाहे लिविंग चाहे नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हो जाती हैं, उन सब का टोटल होता है। ये जीवोम, आवास, एनर्जी सभी इसके बेसिक मतलब कंपोनेंट है। एनवायरनमेंट जो है ना, ये एक प्रॉपर सिस्टम होता है जिसमें कि सभी जो एलिमेंट्स हैं वो मिलकर पाए जाते हैं। एनवायरनमेंट में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब ये कॉन्टीन्यूसली होती रहती हैं। ये एक चक्र जो है ना वो चलता रहता है, जिसमें आपका वाटर साइकिल, एनर्जी साइकिल, जो जितना भी आपका केमिकल साइकिल जो है ना, ये कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से कॉरिलेटेड होते हैं। पर्यावरण जो है ना, ये एक ओपन मैकेनिज्म है जिसमें सारे के सारे द्रव्य और सारे की मतलब एनर्जी, मतलब जितने भी आपके वो कंपोनेंट्स हैं उनका आना जाना होता रहता है। पर्यावरण में अपनी एक क्या होती है, प्रोडक्टिविटी होती है, जहाँ पर जो है ना हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो जन्म लेते रहते हैं। अब है कि एनवायरनमेंट जो है ना, इसके मेन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। एनवायरनमेंट की मेन एलिमेंट्स कंपोनेंट्स जो है ना वो 3 होते हैं। एक है अबायोटिक, बायोटिक और एनर्जी। अबायोटिक का मतलब होता है अजैविक, जो हमारे ऐसी चीज़ें जो सांस नहीं लेती, जो अपनी मतलब जिनमें ग्रोथ नहीं होती, जिनकी कोई डेवलपमेंट नहीं होती, ठीक है। इसमें एक पहले आता है आपका स्थल मंडल। इसमें जितनी भी लैंड फॉर्म्स हैं वो सारी शामिल होती हैं, ठीक है ना। इसमें जैसे पर्वत, मैदान, घाटियाँ, पृथ्वी पर रहने वाला जितना भी मतलब जो हम का हैबिटेंट है वो इसमें इंक्लूड होता है। जो हमारी सॉयल है वो हमारे रहने खाने को मतलब जो है ना वो क्या बनाती है, पॉसिबल बनाती है। मिट्टी होती है तो अनाज पैदा होती है, मिट्टी होती है तो हम अपने घर वर बना सकते हैं, ठीक है ना। तो वो निश्चित करती है कि कहाँ पर कितने लोगों का रहना पॉसिबल होता है। हमारा जो मिनरल ऑयल है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, जितने भी हमारे मतलब घूमने फिरने की जगहें हैं, जैसे घाटियाँ हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, समुद्र हैं, झरने हैं, वो सभी जो है ना यहाँ इसका आकर्षण केंद्र होते हैं। तो स्थल मंडल में ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वायुमंडल। वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ना पृथ्वी पर यदि आप सांस लेना चाहते हो तो सांस लेने के लिए वायुमंडल का होना ज़रूरी है। ये हर व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये वायुमंडल से ही हमें जो है ना हर तरह की गैसेस मिलती हैं। ऑक्सीजन भी हमें यहीं से मिलती है, सोलर एनर्जी जो है ना वो भी यहीं से मिलती है। धरती पर जो मतलब वायुमंडल की ही लेयर्स हैं जो हमारे एक ट्रैप बना कर रखती हैं कि सन की सिर्फ उतनी ही एनर्जी हम तक पहुंचती है जितनी की ज़रूरत हो। यदि वायुमंडल ना हो तो हमारी जो सन से मिलने वाली हीट है वो इतनी ज़्यादा हो जाए कि हमारा यहाँ पर रहना भी मुश्किल हो जाए। फिर हम बात करते हैं जलमंडल। पृथ्वी पर जो है ना जीवन के लिए जल का बहुत ही होना ज़रूरी है। जल से मतलब वाटर से मतलब क्या है, पृथ्वी पर जितने भी छोटे बड़े समुद्र हैं, झीलें हैं, नदियाँ हैं, सागर है, झरने हैं, वो सभी जो है ना इसके अंदर शामिल होते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद है, ये तो थे अबायोटिक। अब है बायोटिक। बायोटिक यानी कि जो बढ़ते हैं, जो सांस लेते हैं, वो क्या क्या है। इसमें हमारे कौन कौन से आते हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वनस्पति या पेड़ पौधों की। ये हमारे सबसे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। ये अपना खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से ही अपना खाना खुद बनाकर बल्कि फिर हमें भी खाना उपलब्ध कराते हैं, इसलिए इनको स्वपोषी कहा जाता है। स्वपोषी यानी कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, ये जो है ना जीवाणु भी आते हैं इसमें, कीटाणु भी आते हैं इसमें। जो है ना इनका काम होता है, जितने भी ये गले सड़े पेड़ पौधे होते हैं, जितने भी पशु पक्षी जो मर जाते हैं, ठीक है ना, उन सबको छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिकम्पोज करना और फिर उनको नष्ट कर देना, ठीक है ना। तो इससे जो है ना ये अपना भोजन भी प्राप्त करते हैं और एनवायरनमेंट को साफ और स्वच्छ बनाने में भी योगदान देते हैं। तीसरा होता है हमारे पशु पक्षी। ये जो है ना मुख्य उत्पादक इनको कहा जाता है, जहाँ मतलब जैसे पेड़ पौधों को, तो ये जो है ये आपके मुख्य उपभोक्ता होते हैं। जैसे पेड़ पौधे मुख्य उत्पादक प्रोड्यूसर हो गए, तो ये मेन प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए। ये हम सारा खाना जो है ना पेड़ पौधों से ही
प्राप्त करते हैं और फलते फूलते हैं। फिर हम बात करते हैं एनर्जी कंपोनेंट्स की। जो एनर्जी जो है ना, ये भी एनवायरनमेंट का एक मेन कंपोनेंट्स है। इसके बिना पृथ्वी पर जीवन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। पृथ्वी पर जितने भी आपके जीवन जो है ना, चाहे वो मतलब आपका प्रजनन हो, चाहे दोबारा से आपको मतलब पुनः उत्पादन हो, सबके लिए एनर्जी बहुत ही ज़रूरी है। जब तक एनर्जी होती है तो हमें जीवन में हमें शक्ति मिलती रहती है। अब देखो सर्दियाँ आने वाली हैं, सर्दियों में यदि हम जो है ना, हमें 2 4 6 दिन सूरज नहीं निकलता तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं। कभी धूप निकलेगी, थोड़ी सी धूप निकलती है, सब वहाँ पर जमा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी, सन से मिलने वाली जो एनर्जी है उससे हमें क्या मिलती है? शक्ति मिलती है। हमें लगता है ठंड कम हो रही है और हम काम कर सकते हैं। तो पर्यावरण जो है ना, उसमें एनर्जी मुख्य सोर्स है और एनर्जी का सबसे मेन सोर्स है सोलर एनर्जी, सन से मिलने वाली एनर्जी। ठीक है, ये तो था एनवायरनमेंट के बारे में। हम बात करते हैं अब इकोनॉमी के बारे में। इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। जितनी भी आर्थिक इकाइयां हैं उनसे संबंधित, चाहे चाहे वो कोई भी फर्म है, उद्योग है, सरकार है, समाज है, उन सब के बीच में जो भी आपका रिलेशन है, जैसे मार्केट है, कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, सेलर है, बायर है, उन सब की जब हम एक्टिविटीज़ को स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को स्टडी करते हैं, तो उसको इकोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, तो इकोनॉमी के बारे में हम थोड़ा सा ही करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरलिंकेज बिटवीन इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट और इकोनॉमी कैसे दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। इन दोनों का आपस में जो है ना बहुत ही गहरा रिश्ता है। इसमें जो रिलेशन पाया जाता है वो 3 तरह का होता है। इसका एक छोटा सा फ्लो चार्ट है, हम उससे इसको डिटेल में समझेंगे। ये देखिए, यहाँ पर ये ऊपर वाला पोर्शन जो है ना, ये इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर रहा है, नीचे वाला पोर्शन जो है ना एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम यहाँ पर इकोनॉमी में 2 सेक्टर मानकर चलते हैं, एक है आपका प्रोडक्शन सेक्टर, एक है आपका कंजप्शन सेक्टर। ठीक है, प्रोडक्शन सेक्टर में से जो है ना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, वो कहाँ जाती हैं? कंजप्शन सेक्टर की तरफ। यानी कि फर्म ने उत्पादन किया, वो सारा उत्पादन जो है ना यहाँ पर कंज्यूम हो गया। इन फर्म्स को, प्रोडक्शन सेक्टर को जो इनपुट चाहिए होते हैं वो सारे के सारे हमारे कहाँ से आते हैं? इधर से आते हैं। ठीक है, तो ये इकोनॉमी का साइकिल हो गया। अब इकोनॉमी में जो कंजप्शन हुआ, कंजप्शन के बाद जो भी आपका वेस्ट बनता है, जैसे कि मतलब जो छिलके हो गए फलों के, सब्जियों के, जो पनियाँ हो गई जो हम लोग फेंकते हैं, जो हमारा जितना भी गार्बेज होता है, वो सारा का सारा जो है ना वेस्ट प्रोडक्ट्स में कौन एक्सेप्ट करता है? उसको एनवायरनमेंट एक्सेप्ट करता है, जिसको कि हम सिंक रिसाइकिल कहते हैं। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर जो हमने बताया था ना कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो उन चीज़ों को गला सड़ा के फिर दोबारा एनवायरनमेंट में डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, ये तो था कंजप्शन और एनवायरनमेंट रिलेशन। अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन सेक्टर की। प्रोडक्शन सेक्टर से भी जितना वेस्ट होता है वो सारा कहाँ पर आ जाता है? यहाँ पर आ जाता है। अब वेस्ट तो यहाँ पर आ गया, लेकिन जो कंजप्शन सेक्टर को जो एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? जो एनवायरनमेंट उन्हें सर्विस देता है, यानी कि जो ओजोन लेयर है, ऑक्सीजन है, क्लाइमेट यानी कि सोलर एनर्जी है, इससे सारी एनर्जी जो है ना वो किसको मिलती है? कंजप्शन सेक्टर को भी मिलती है और वो प्रोडक्शन सेक्टर को मिलती है। जितना भी प्रोडक्शन सेक्टर को जैसे इनपुट्स, कुछ इनपुट्स जैसे कि लेबर वगैरह तो कंजप्शन सेक्टर से मिल गई, लेकिन जो उसको प्राइमरी इनपुट्स चाहिए, जैसे कि मतलब एक धागे की फैक्ट्री है, कपड़ा बनाने की फैक्ट्री है, उसको कॉटन चाहिए, तो कॉटन कहाँ से मिलेगी? एनवायरनमेंट से मिलेगी, खेतों से मिलेगी। ठीक है ना, जो उसको मतलब और चीज़ें जो भी प्राइमरी, जैसे ऑयल चाहिए, ऑयल सीड्स कहाँ पर प्रोड्यूस होंगे? एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस होंगे। तो स्टॉक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जैसे ऑयल है, कोल है, जितने भी आपकी टिम्बर वगैरह है, वो सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? एनवायरनमेंट से। फिर एनवायरनमेंट उनको किसको सप्लाई करता है? प्रोड्यूसर सेक्टर को। प्रोडक्शन सेक्टर उसको किसको सप्लाई करता है? प्रोसेस करने के बाद कंजप्शन सेक्टर को। इस तरीके से ये प्रोसेस जो है ना वो चलता रहता है। यानी कि एनवायरनमेंट जो है ना वो हमें इनपुट्स भी देता है, हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा होने के बाद जितना वेस्ट होता है उसको भी एक्सेप्ट करता है, हमारे सर्वाइवल के लिए सारी चीज़ें भी हमें कौन प्रोवाइड करता है? एनवायरनमेंट। तो इसीलिए इकोनॉमी, यदि एनवायरनमेंट ना हो तो इकोनॉमी का बेस जो है ना वो यहीं पर आकर ख़त्म हो जाता है। इसे हम कहते हैं कि एनवायरनमेंट और इकोनॉमी, इन दोनों का आपस में बहुत ही गहरा रिश्ता है। अब हम बात करते हैं कि एनवायरनमेंट का इकोनॉमी में क्या
रोल है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा। एनवायरनमेंट का इकोनॉमी में क्या रोल है? सबसे पहले फर्स्ट कि जो हमारा रॉ मटेरियल होता है वो कौन प्रोवाइड करता है? एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। जितना भी प्रोडक्शन सेक्टर के लिए जो भी आपको चीज़ों की ज़रूरत होती है कि रॉ मटेरियल यहाँ से मिलता है, फिर उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके ही आप कंज्यूमर गुड्स में उनको ट्रांसफ़र करते हो। पर्यावरण जो है ना वो हमें सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, जिनको कि कंज्यूमर जो है ना वो डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, जैसे कि वाटर, एयर, ठीक है ना, सोलर एनर्जी, ये सारी चीज़ें। जितना भी आपका प्रोडक्शन होता है, जितना भी आपका कंजप्शन है, उसके उस प्रोसेस में जो भी आपका वेस्ट जो पदार्थ होते हैं उन सबको भी कौन अपने संग्रह करता है? पर्यावरण। सिंक यहाँ पर साइकिल में जितना भी आपका वेस्ट होता है, चाहे वो प्रोडक्शन सेक्टर का हो चाहे वो कंजप्शन सेक्टर का हो, वो सारा का सारा कौन एक्सेप्ट करता है? सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट। तो इस तरीके से पर्यावरण और एनवायरनमेंट में जो है ना एक दूसरे से इकोनॉमी और एनवायरनमेंट का रिलेशन है। अब हम बात करते हैं, मतलब हमने ये देखा कि एनवायरनमेंट किस तरीके से हमारी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करता है, हेल्प करता है। अब हम करेंगे कि इकोनॉमी का एनवायरनमेंट में क्या रिलेशन है। अब यदि हम दूसरी तरफ बात करें तो इकोनॉमी भी एनवायरनमेंट को इफेक्ट करती है। जितना भी आपका एक की इकोनॉमी है, उसकी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, चाहे वो कंजप्शन है चाहे प्रोडक्शन है, वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो है ना वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव एनवायरनमेंट को इफेक्ट करती है। यदि आप ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों का उत्पादन करते हो, ज़रूरत से ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करते हो, तो एनवायरनमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। तो पर्यावरण और अर्थव्यवस्था में जो संबंध जो होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण डिस्टर्ब होता है। ये संतुलन जो इक्विलिब्रियम होता है वो इनकी वजह से प्रभावित होता है। यदि आप एनवायरनमेंट को डिग्रेड करते जा रहे हो, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करते जा रहे हो, पनियों का यूज़ करते जा रहे हो, कहीं ना कहीं कूड़ा कचरा फैलाते जा रहे हो, पोल्यूशन बढ़ाते जा रहे हो, तो उससे कहीं ना कहीं आपके एनवायरनमेंट के कारण पर जो है ना वो एनवायरनमेंट डिग्रेड होता है। एनवायरनमेंट डिग्रेड होगा तो उससे क्या होगा? वुमेन के जो हेल्थ है वो डिग्रेड होगी। जैसे मैंने कल लास्ट वाली वीडियो में ही आपको बताया था कि जैसे दिल्ली जो है ना उसको गैस चैम्बर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पर एनवायरनमेंट डिग्रेड है, पेड़ पौधे हैं नहीं, सारा का सारा सिस्टम जो है ना वो डिस्टर्ब कर दिया। किसने किया? ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने, ठीक है ना। तो ये सारी समस्याएं जो है ना वो किसके कारण जन्म लेती है? क्योंकि एनवायरनमेंट को कौन इफेक्ट कर रहा है? ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग जो है ना जब एनवायरनमेंट को ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करता है और उसको सेव नहीं करता, कंजर्व नहीं करता, उसकी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखता, तो वहाँ पर एनवायरनमेंट जो है ना वो पूरी तरह से प्रभावित होता है। तो इकोनॉमी में को यदि सिस्टमेटिक तरीके से रन ना किया जाए तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। इसका एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं कि एक स्टील मिल है, उसके जब हम उसको रन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो उससे जो है ना धुआं निकलता है। वो धुआं जो है ना मतलब जो वहाँ पर काम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उनको इफेक्ट नहीं करता बल्कि आसपास के रहने वाले लोगों के लाइफ को भी इफेक्ट करता है। तो इसको एक डायग्राम से समझते हैं। ये जो है ना स्टील फैक्ट्री का टोटल आउटपुट है और ये आपकी डिमांड कर्व है। ये ओ से स्टार्ट होने वाला जो है ना ये एमपीसी यानी कि मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट है, ठीक है। जब ये डिमांड है, आप यहाँ तक यदि प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ये आपका इक्विलिब्रियम है, ठीक है ना। X2 पॉइंट जो है ना यहाँ पर फर्म अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमम करती है, लेकिन यहाँ पर जब वो अपने प्रॉफिट्स तो मैक्सिमम कर रही है लेकिन उसके साथ साथ वो स्मोक और वेस्ट यानी कि जो सिंक में वो वेस्ट भेजती जा रही है वो बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण समाज का जो मार्जिनल डैमेज जो है ना वो बढ़ता जा रहा है और जिसके कारण समाज को कुछ ज़्यादा लागतें उठानी पड़ रही हैं, ठीक है ना। और ये जो आपकी प्राइवेट कॉस्ट है और जो आपकी मार्जिनल कॉस्ट है वो उससे ज़्यादा हो जाती हैं, यानी कि जो आपकी मार्जिनल सोशल कॉस्ट जो है ना वो मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट प्लस ये जो एमडी है इसको लेकर जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती हैं। और इसमें ये दिखाया गया है कि जो आपकी मार्जिनल सोशल कॉस्ट है, मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट है और जो आपकी मार्जिनल डैमेज है,
ठीक है ना। तो यहाँ पर ये इसका वर्टिकल समीशन दिखाया गया है और जिसमें ये कहा है कि समाज जो है ना उसको मार्जिनल सोशल कॉस्ट जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ इस स्टील फैक्ट्री के कारण उठानी पड़ रही है, क्योंकि वो अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमम करने के वजह से एनवायरनमेंट को डिग्रेड करती जा रही है। तो यहाँ पर यदि हम ये चाहते हैं कि हमारा ऑप्टिमियम जो एफिशिएंट लेवल जो है ना वो x2 ना होकर x1 पर रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो है ना आपका दोनों जो मार्जिनल सोशल कॉस्ट है, यदि आप डायग्राम में देखेंगे पर, और जो आपका डिमांड कर्व है वो दोनों एक दूसरे को वहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर जितना भी यदि x1 लेवल ऑफ आउटपुट है वहाँ पर स्मोक और वेस्ट उत्पन्न होने से हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है, लेकिन दूसरी तरफ जो है ना थोड़ा सा आउटपुट x2 से हमने x1 पर कम कर दिया तो प्रोडक्शन भी कम हो रहा है, और इस प्रोडक्शन को हम जितना वो आउटपुट वेस्ट निकल रहा है उसको कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट डिकम्पोज करने में सक्सेसफुल भी हो रहा है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि यदि हम x2 लेवल पर ही अपना प्रोडक्शन करते हैं और x1 पर नहीं लाते तो वहां पर हमारा एनवायरनमेंट जो है ना वो ह्यूमन एक्टिविटीज की तरफ से डिग्रेड हो जाता है। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि एनवायरनमेंट और इकोनॉमी दोनों एक दूसरे से कॉरिलेटेड हैं। एनवायरनमेंट इकोनॉमी को पॉजिटिवली सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है, और जबकि यदि इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यदि ह्यूमन बीइंग अपनी एक्टिविटीज़ को प्रॉपर नहीं रखते तो कहीं ना कहीं जो ह्यूमन जो है ना इकोनॉमी जो है ना वो एनवायरनमेंट को डिग्रेड करती है। ठीक है, इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने एनवायरनमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा सेव करें, डिग्रेड ना करें। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हैव अ नाइस डे।